अब हम फाइनल चरण के विषय की ओर बढ़ते हैं। नहीं, मंगलाचरण बहुत अच्छा करते हैं। मैं श्राप देता हूँ कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। भाई ये श्राप विषय कुछ इस प्रकार है। किसी भी समाज में अपराध समाज के विकास को बाधित करता है, जिसे सही करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कोई अपराधी अपराध क्यों करता है, जिसकी दो किसी परिभाषा है। पहली परिभाषा है अपराधिता की परंपरागत परिभाषा। अपराधिता की परंपरागत परिभाषा है जिसके तहत यह माना जाता है कि एक व्यक्ति के अपराध करने के कारण उसके ऐतिहासिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आदि पृष्ठभूमि है। अपराधिता की आधुनिक परिभाषा यह माना जाता है कि आपराधिक व्यवहार पृष्ठभूमि पर निर्भर होने के बजाय सीखा, लर्न और स्वचयनित है। विषय है कि बुद्धिजीवियों का यह सदन सभ्यता की उत्कृष्टता के लिए अपराधिता की आधुनिक परिभाषा अधिक व्यापक है। अब सदन पटल पर नेता कक्ष अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित है। अपने वक्तव्य के लिए 12 मिनट रहेंगे। बुद्धिजीवी का इसमें मानता है कि सभ्यता की उत्कृष्टता के लिए अपराधिता की आधुनिक परिभाषा अधिक व्यापक है। दूसरे क्वेश्चन, सबसे पहले समझते हैं बुद्धिजीवी कौन होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक होते हैं, लॉजिक के कारण इंटरप्रिटेशन में बात करते हैं और साथ ही साथ जो चीज प्रूव हो गई उसको लेकर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धिजीवी जो होते हैं वो ऐसी चीजों की बात करें, खासकर इस टॉपिक में जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में भी एग्जिस्ट करे, वहां पे स्टैंड ले सके अपना। आधे मतलब अगली चीज पे मानव समाज की उत्कृष्टता, आखिर इसका क्या समझ है, मतलब कि मानव समाज की उत्कृष्टता यदि उसकी परिकल्पना की जाए तो वहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी जस्टिस। मतलब कि आपको अकाउंटेबल रखा जाएगा उस चीज के लिए जो चीज आप करते हैं या फिर जिस कर्म को आप कहीं ना कहीं अंजाम देते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि जो मानव समाज की उत्कृष्टता की बात हो रही है वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑर्डर जो कि लॉ एंड ऑर्डर से मतलब रिलेटेड है, और साथ ही साथ लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए ताकि वो चीजें सस्टेन कर पाए और जो गलत चीजें उनको खत्म किया जा सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आते हैं महोदय व्यापक की परिभाषा पे कि व्यापक का सीधा सा अर्थ है कि जो ज्यादा स्वीकारा जाए और जो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल, और क्योंकि प्रैक्टिकल होगा तो उससे ज्यादा स्वीकारा जाएगा कोई नहीं होगा। फिर आते हैं कि सदन का गोल क्या है। सदन का गोल ये है कि हमें इस समाज में उत्कृष्ट मानव समाज बनाना है जो इस समय पे पराजित नहीं। अब आते हैं महोदय कि हमारा बर्डन क्या है। हमारा बर्डन ये है कि यदि मनुष्य के माइंड पर यदि कैलकुलेटिव मशीन प्रूव करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा बर्डन फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि इससे इससे हो जाएगा कि मनुष्य जो है वो अपना एक्शन जान सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन ले सकता है। अब व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति मनुष्य वो होता है जो अपने मस्तिष्क से संचालित होता है और उससे वो अपने लाभ हानि को समझ सकता है और उसके बारे में जान सकता है। और यहाँ से आते हैं अपने पहले आर्गुमेंट है कि मनुष्य जो है यदि उसे दिमाग कैलकुलेशन कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसके अकॉर्डिंग मनुष्य जो है बाहर से जो स्टिमुलस मिलते हैं उस पर अपना बिहेवियर बनाता है। मतलब कि हो सकता है कि मुझे या ऐसे कह सकते हैं कि दो लोग यदि हैं तो उन दो लोगों को सेम स्टिमुलस दिया जाए, दोनों को एक बॉटल फेंक के मारा जाए। अब उनमें से एक व्यक्ति हो सकता है जो कहीं उसमें इंक्वायरी करे कि आखिर मेरे साथ क्यों है, सामने वाले मुझे क्यों किया, और दूसरा हो सकता है उसके गलत प्रतिक्रिया दे दे या सामने वाले मर्डर करने की छोटी सी बात के लिए। तो इससे नहीं समझते कि मनुष्य जो है वो कैलकुलेशन करता है कि एग्जैक्टली उसके लिए क्या बेनिफिशियल और क्या नहीं। और उसके बाद आते हैं मॉडल, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसी में देखते हैं कि विचार जो है मनुष्य के विचार कॉन्शियस होते हैं अपने आप, क्योंकि विचार उसके कॉन्शियस होते हैं तो उसका ये मतलब है कि विचारों को मनुष्य खुद कहीं ना कहीं ब्रेक करता है और ब्रेक करके प्रकट भी खुद ही करता है। तो उसका क्या मतलब है कि इन विचारों को वो बार बार रिपीट करता है या फिर इन विचारों पे बार बार एक्शन लेता है, तो उससे एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर तैयार होता है मनुष्य का, और उस पैटर्न ऑफ बिहेवियर के बेसिस पे मनुष्य जो है आगे जाके अपने अलग अलग कर्म करता है। और जब हम वहां पर अपराधियों की बात करते हैं तो उनके जो अपराध होते हैं वो इसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि जैसा मैंने बताया कि दिमाग जो है वो समझ सकता है उसके सही है क्या गलत है, और जस्टिस जो है वो हमेशा अकाउंटेबिलिटी पे काम करता है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक जस्टिस अपने आप में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसका ये मतलब है कि यदि आप समाज से अकाउंटेबिलिटी को हटा देते हैं, अकाउंटेबिलिटी आप बात नहीं करेंगे समाज में, तो उससे जो है लोगों के पास ये इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि वो गलत काम ना करें, और जो अच्छे लोगों के पास ये इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि वो सही चीजें करते हैं या सही चीजों को सस्टेन करें। अब ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है यदि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति के पास ये कंट्रोल नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वहाँ पे जब उसके पास वो कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है उसके साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन इस केस में ज्यादा स्टेबल कौन सा व्यक्ति होगा, इस केस में ज्यादा स्टेबल वो व्यक्ति होगा जो कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस कर रहा है। अब अपने आप पे फोकस क्यों करेगा, तो वो देखेगा कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मुझे एज ए इंडिविजुअल देखता है, ना कि समाज के हिस्से के रूप में। मतलब कि एक समाज के
कि अपने कारण से हो रही है किसी दूसरे कारण से हो रही है। अब यदि व्यक्ति यही मान के बैठ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो समाज की गलती है या समाज के कारण ही उसके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, तो उसका लोकस का कंट्रोल जो समाज की तरफ चला जाएगा, मतलब बाहर की ओर चला जाएगा। और जब बाहर की ओर चला जाएगा तो उसमें बहुत गलत चीज जन्म लेती है जो साइकोपैथिक डिसऑर्डर, इसको कहते हैं नार्सिसिज्म। मतलब कि यदि वो व्यक्ति नार्सिसिज्म की चपेट में आ गया तो उसके अंदर क्या होगा कि विक्टिम माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। अब यदि विक्टिम माइंडसेट उसके अंदर डेवलप हो गया तो कभी भी अपने भले की अपनी परिवर्तन की बात नहीं कर पाएगा, जिससे उसे कहीं ना कहीं पता होगा एक व्यक्ति के रूप में। और दूसरा ये कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं वो मैनिपुलेशन में देखा जाता है कि बहुत आगे होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है। अब क्यों होता है? क्योंकि वो हर चीज को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीजें मेरे साथ गलत हुई है तो मेरे कारण नहीं हो, वो इसलिए हुई कि समाज में चीजें गलत थी। तो इससे आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे नार्सिसिज्म एक कॉमन डिसऑर्डर हो जाएगा हर किसी के लिए, और नार्सिसिस्टिक समाज अपने आप में कभी सस्टेन कर नहीं सकता। आते हैं मतलब अगले पॉइंट पे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन फिर से लेते हैं और क्या कहते हैं कि एक बात में पुलिस हटा दें समाज से, मतलब कि आप कुछ भी करें उसके लिए आपके पास पुलिस नहीं आपको दंड देने के लिए। तो इसमें मनुष्य जो है अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, और यदि आपने मर्डर कर दिया और दंड देने के लिए कोई नहीं है तो इससे एक बात सिद्ध होती है, मतलब कि यदि आपने रिपरकशंस नहीं थे तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर रिपरकशंस आ गए तो आप वो चीज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका डायरेक्ट लॉस है। तो इसलिए वो बात सिर्फ होती है कि जब मनुष्य जो है वो इंटेलिजेंटली कैलकुलेट कर सकता है आपकी सिचुएशंस को और उससे होने वाले रिपरकशंस को, तो इसका सीधा मतलब ये जानता है कि मनुष्य जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो चीजों को स्वीकार सकता और नकार सकता। अब इसमें बहुत चीज आते हैं कि आप जो विपक्ष की बात कह सकते हैं कि समाज आपके अंदर फीड कर देता है बहुत चीजें, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि समाज आपके अंदर चीजों को फीड करे, पर क्या उन चीजों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्या उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना है कि नहीं करना है, ये हमेशा आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। और दूसरी बात, यदि समाज उन चीजों को आपके अंदर फीड कर भी देता है तो भी आपके पास एक पूरा ऑप्शन होता है कि आप उन चीजों को पूर्णतः बदल सके, क्योंकि हम देखते हैं साइंटिफिक लेवल से भी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति पूरा ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी वहां से वो चीज आपके हाथ में रहती है। ये अपने अगले पॉइंट पे कि क्राइम जो होता है, क्राइम बहुत केसेस में देखा जाता है कि स्पॉन्टेनियस नहीं ऑर्गेनाइज होता है। अभी यदि हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी केस में कोई सीरियल किलर है, और सीरियल किलर जो है अधिकतर देखा जाता है कि वो जो है रात में क्राइम करते हैं। अब रात में क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम पर विक्टिम वल्नरेबल है, मतलब विक्टिम से उनको फोटो खतरा करें। दूसरा कि उनको एविडेंसेस निकालने में आसानी होती है, दूसरा और तीसरा कि उनको बचने में आसानी होती है और उस क्राइम को अंजाम देने में आसानी होती है। अब यदि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा सोच पा रहा है और इतनी ज्यादा चीजों को निर्मित कर पा रहा है, मतलब कि वो इतना ठीक नहीं है, अपने इंटेलेक्चुअली इतना कंट्रोल नहीं है कि समाज में उसे यदि को सिखा दे तो हमेशा उसका अप्लाई करे, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि जहाँ पे हम समाज की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि अगर सब कुछ समाज पे डिपेंडेंट होता तो एग्जाम्पल ये कहा जा सकता था कि जो व्यक्ति है वो समाज से अधिक तो अपने समाज से बिल्कुल भिन्न नहीं हो सकता। लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं कैसे अपराधी समाज के अच्छे लोग आ जाते हैं और अच्छे समाज के बुरे लोग आ जाते हैं। तो ये अपने आप में इस चीज को तोड़ता है कि मनुष्य जो है वो हमेशा अपने आप को चीज को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी ओर कनेक्ट होता है कि किस तरह से जो मनुष्य है वो अपने डिसीजन हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे ले सकता है और ले सकता है, तो उसकी अपनी चॉइस होती है, उसको डेवलप करना है नहीं। अब इसमें एक और एग्जांपल देते हैं। अब जैसे हम जो बड़े क्राइम हैं, जो क्राइम बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे ड्रग कार्टेल्स हो गए या माफिया वगैरह हो गए। अब इसमें अगर आपको इतना बड़ा कोई क्राइम ऑर्गेनाइज करना है तो इसमें आपको बहुत हाई लेवल का इंटेलेक्ट चाहिए होता है। अब जिस व्यक्ति में हाई लेवल का इंटेलेक्ट है जो समाज को इतना मैनिपुलेट कर सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करे क्योंकि समाज उसको पर्टिकुलर चीज सिखाई थी और उस चीज को सिखाने की गारंटी नहीं कि समाज ने एक्चुअली वही चीज सिखाई थी। मतलब कि आप समाज की हुई चीजों पे ऐड ऑन भी कर रहे हैं, आप समाज की हुई कुछ चीजों को माइनस भी कर रहे हैं और उसके बाद कर वही चीज रहे हैं जो आप करना चाहते थे। मतलब एग्जैक्टली आपने उसी चीज को अंजाम दिया जो करने की आपकी इच्छा थी। अब आते हैं महोदय कि जो पहला स्टेटमेंट है जो कहता है कि हाँ कि व्यक्ति जो है उसके जो अपराध होते हैं उसके ऐतिहासिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आदि पृष्ठभूमि से होते हैं। तो इसमें देखने की बात है, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं क्योंकि बुद्धिजीवी में चलन है। तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगे? पहला इंप्लीकेशन होगा हमारे अनार्की। यदि हम इस तरह से बात करेंगे तो अनार्की का प्रवेश होगा समाज में। क्यों होगा? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ लॉ में जो जस्टिस होगा वो कभी भी डायरेक्ट हो नहीं पाएगा। मतलब कि आपके पास हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आप एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर किसको रहे हैं। आप उस इंडिविजुअल को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर आप उस समाज को एग्जीक्यूट करेंगे जो जिससे वो इंडिविजुअल आ रहा है। और यदि आप समाज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप किस लेवल पे करेंगे, किस तरह से कर रहे हैं, क्या करना है वो अपने आप में प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं करेंगे। और अगली चीज कि हर समाज में कुछ ना कुछ क्राइम तो होते ही है। कोई भी समाज अपने आप में क्राइम से मुक्त बिल्कुल हो नहीं सकता, और यदि कोई भी समाज अपने आप में क्राइम से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, मतलब कि हर समाज में बिल्कुल इस तरह के वायलेंस क्रिमिनल्स पैदा कर रही है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि जो वायलेंस या क्राइम होता है वो अगर कभी बड़े लेवल पे किया जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स है।
और लॉस को कैलकुलेट कर सकता है, तो उसे हम ये बात समझ सकते हैं कि मनुष्य यदि इस तरह की जो क्राइम से इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स चीज हमको अंजाम दे पा रहा है अपनी क्राइम के तहत, तो उसी बर्डन कैसे प्रूव होता है हमारा कि इस तरह से मनुष्य उसके दिमाग इतने इंटेलिजेंट है कि वो समझ सके कि उसके अपने लिए क्या अच्छा है और सामने वाले का अपने लिए क्या अच्छा है, क्या चीजें ऐसी जो उसको नुकसान दे सकते हैं। लिख के देना होता है। ठीक, अब देखते हैं जो उनके इम्प्लीकेशंस की हम बात कर रहे थे। इम्प्लीकेशंस की एक और चीज आ सकती है, जैसे कि आपके लिए समाज की बात कर रहे हैं, जैसे कोई इस्लामिक समाज है और वहां से कोई टेररिस्ट आ जाता है, तो फिर वहां की इम्प्लीकेशन आ जाएगा कि आप उस टेररिस्ट को सजा नहीं दे रहे हैं, आप उस पूरे समाज को सजा दे रहे हैं, और जिससे फिर इस्लामोफोबिया ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब एक बार को यदि आप सोशल मीडिया की अपनी मीडिया की मैनिपुलेशन चलाना चाहते हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन यदि आप कोर्ट में बैठे हैं, फिर आप लॉ की दृष्टि से देखते हैं, तो आपको इंडिविजुअल को अलग करके देखना ही पड़ेगा, वरना हर समाज किसी न किसी लेवल के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं उसको एक क्रिमिनल समाज घोषित करेगी, क्योंकि फिर से जो समाज है उस क्रिमिनल लेवल पे इन चीजों की तरफ भेजेगा। तो मैं आते हैं कि जो हमारा केस है वो रेस्ट कर रहा है दो ग्राउंड्स पे, प्रैक्टिकलिटी पे और लॉजिक पे। मतलब कि इस तरह से कि लॉजिकल ही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो पूर्णतः अपने सामाजिक पृष्ठभूमि, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि और मानववैज्ञानिक आदि पृष्ठभूमि से प्रभावित और उसी के कारण वो सब कुछ कर रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जब बात हुई व्यापक होने की, तो इन दोनों ही चीजों में व्यापक ज्यादा क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज होगी, कौन सा तरीका होगा जिसको ज्यादा देश अपनाना चाहेंगे, कुछ ज्यादा समाज अपनाना चाहेंगे, कुछ भी दूसरा तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्ट है, आपके पास पता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, सजा किसको देनी है और किस तरह से देनी है। और तीसरी बात ये कि यदि हम देखें तो इसमें ये नहीं कि हम रिफॉर्मेटिव मेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति को यदि सजा दी जा रही है तो उसके रिफॉर्मेटिव मेजर्स यहाँ भी होंगे, स्टेज में भी होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि एग्जैक्टली रिफॉर्म्स लाने उस व्यक्ति के अंदर है, ना कि समाज के अंदर लाया जा सकता है। तो समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाना अपने में एक अलग बात है, जो कि एक जस्टिस के पर्सपेक्टिव से उनकी सही नहीं लगती है। तो यही मतलब हम आपको अपनी बात करने वाला 3-2-1 के साथ में प्रेस कमीशन कीजिए। 3-2-1 सदन की गरिमा को मेरा ताला नमन। सदन बैठक प्रस्तावित विषय के कुछ और विपक्ष में विचार कुछ परिभाषाओं को पुनः परिभाषित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बुद्धिजीवी तो चलो ठीक है, लॉ सिस्टम समझते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ ये सब समझते हैं। मानव सभ्यता की जब उत्कृष्टता की बात करते हैं तो ये तीन टाइप आपको आयाम गिनवाते हैं: जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, साइंटिफिक टेम्परमेंट। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? न्याय को हम तीन आधारों पर समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या कि हम समाज में क्राइम आइडेंटिफाई करें कि क्राइम क्या है, क्राइम की प्रकृति क्या है, और क्राइम की प्रकृति समझकर क्राइम को समाप्त करें। यानी कि यहाँ पर हमें क्राइम को समझना और क्राइम की प्रकृति को समझना और उसको खत्म करने की बातें सबसे पहली बात है। दूसरा आयाम ये भी है कि जब एक क्रिमिनल कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसको एंटायरिटी में उसके क्राइम से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, यानी कि उसके पर्सनैलिटी के बाकी आयाम भी। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी पर्सनैलिटी के बाकी आयामों पर उसकी जो क्रिमिनल ऑफेंस का एक्शन था वो भारी पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है, उसको जानना, समझना और उसके आधार पर ये निर्धारित करना कि उसको दंड किस लेवल का दिया जाएगा। ठीक है, ये भी जस्टिस एक प्रकार से इंश्योर करने की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जस्टिस एक ब्रॉडर लेवल पर सोसाइटी में गुडविल और एक प्रकार से मतलब जो राइट्स किसी भी लॉ सिस्टम में है उन राइट्स का इन्फोर्समेंट सही से सोसाइटी में, और वो राइट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम समाज में अच्छे से अधिकार जो है समाज में सबको सबके अधिकार मिले और कोई किसी के अधिकारों को हनन न करे, ये भी इंश्योर करना एक प्रकार से जस्टिस हम कह सकते हैं। व्यापकता से ये कहते हैं कि स्वीकार्यता नहीं। हम जब बात कर रहे हैं उत्कृष्ट सभ्यता या समाज के संकल्पना की, तो उस दृष्टिकोण से हमें समझना होगा व्यापकता वो होगी। व्यापकता का मतलब क्या कि कौन सी परिभाषा दोनों में से ज्यादा ब्रॉडली क्राइम के एम्बिट को अपने अंदर फिट कर पा रही है, यानी कि दोनों में से कौन सी परिभाषा ज्यादा ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर पा रही है कि क्राइम क्या है, और ब्रॉडली आइडेंटिफाई करने के बाद किस परिभाषा के अनुसार यदि हम सोचेंगे, समझेंगे, चलेंगे और एक्शन करेंगे तो क्राइम को आइडेंटिफाई करके क्राइम को खत्म करना इजी होगा। उसके आधार पर बता पाएंगे कि कौन सी परिभाषा अधिक व्यापक है। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ उदाहरण, मतलब इन्होंने लास्ट इनके वक्ता की अंतिम पंक्तियां थी कि प्रैक्टिकलिटी के आधार पर, लॉजिक के आधार पर कैसे इनका ज्यादा केस फिटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इन्हीं के सेम आधार पर, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक के आधार पर इनका केस लूज है। सबसे पहली परिभाषा कहती है कि व्यक्ति का मस्तिष्क समझ लेता है, लाभ और हानि को बहुत कैलकुलेटिव होता है। अब जब ह्यूमन इन प्रतिपक्ष जो है वो अपनी पूरी परिभाषा में, जो अपराधिता की आधुनिक परिभाषा है, उसमें जो ये चॉइस वाला पार्ट है उसको तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट पहले एक और शब्द लिखा हुआ है सीखने का, कि मनुष्य जब क्राइम कर रहा है तो चॉइसेस तो कर रहा है पर वो चॉइसेस सीख भी रहा है क्राइम, यानी कि
सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो सीखने के लिए क्यों जा रहा है, उन सर्कमस्टेंसेस को एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आप इग्नोर कर दें। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने हाइपोथेटिकल बात की कि स्टिमुलस है, मतलब एक ही स्टिमुलस है, दो व्यक्तियों में दोनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया? इससे दो निष्कर्ष निकलते। पहला, दो व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से सेम स्टिमुलस पे रिएक्ट किया, ये उनकी सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन को शो करता है। सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन का मतलब है कि समाज में उनकी क्या परिस्थिति है, फिर वो किस कंडीशन में या फिर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस पर्सपेक्टिव में उनकी अवस्थिति क्या है समाज में। मसलन हम मान लेते हैं कि अगर एक ही समाज में एक साथ भूखा पड़ता है, यानी कि एक समाज में एक साथ सूखा पड़ गया, समाज में अब कुछ खाने पीने को नहीं है और दो लोग हैं, स्टिमुलस सेम है। एक व्यक्ति बहुत अभिजात वर्ग से आ रहा है, बहुत अमीर वर्ग से आ रहा है, और एक व्यक्ति बहुत गरीब वर्ग से आ रहा है, स्टिमुलस सेम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकिन जो व्यक्ति अभिजात वर्ग से आ रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, उसके पास पैसा है, फैमिलियल रिकॉर्ड ऐसा, हिस्ट्री ऐसी कि बहुत ज्यादा धन वगैरह है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी सर्वाइवल नीड्स को इंश्योर करने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो लॉ सिस्टम के बाहर जाएगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करनी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, जिस फैमिली बैकग्राउंड में उसके पास या जो उसकी हिस्ट्री, उसकी लीनियज ऐसी है, जिसके पास बहुत ज्यादा उसके पास पैसा नहीं, तो स्टिमुलस सेम है। लेकिन दोनों की क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, तो इसलिए एक क्राइम कर रहा है और एक क्राइम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपने सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन को समझना पड़ेगा, और सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन आप कहाँ समझ रहे हैं? पहली परिभाषा में समझ रहे हैं कि व्यक्ति किस सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन से आता है, उसकी सामाजिक अवस्थिति कैसी है। उसके बाद ये कहते हैं कि किस प्रकार से विचार कॉन्शियस होते हैं, व्यक्ति के विचार कॉन्शियस होते हैं, तो व्यक्ति कॉन्शियसली डिसाइड करता है। अलग अलग व्यक्ति एक ही समाज में पैदा हुए, यानी कि व्यक्तियों की जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो एक तरह से ये डिसाइड करती है कि व्यक्ति के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें रहेंगी, क्या चीजें नहीं रहेंगी। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, अब जिन व्यक्ति की फैमिली में क्रिमिनल बैकग्राउंड ज्यादा रहता है, वो व्यक्ति ज्यादा प्रोन होते हैं क्राइम करने से। ये हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। मसलन हम ये समझ सकते हैं कि यदि कोई ड्रग कार्टेल कर रहा है, आपके हिसाब से उसका हाई इंटेलेक्ट है, लेकिन ड्रग कार्टेल करने के पीछे मल्टीपल रीजन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसके जो परिवार में बचपन से उसकी कंडीशनिंग हुई, ऐसे परिवार में ऐसे समाज में जहाँ उसको जो संसाधन है उससे वंचित रखा गया। संसाधन से जब वंचित रखा गया, तो उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सही तरीका क्या होता है, मतलब एक राइट वे क्या है, राइटियस वे क्या है, उसको कभी पढ़ाया नहीं गया, कभी समझाया नहीं गया, कभी सिखाया नहीं गया। तो राइट और रॉन्ग के बीच की जो डिलिमिनेशन है, क्योंकि उसको कभी क्लैरिटी नहीं है उस चीज की, तो इसलिए उसने उस चीज को चूज किया। अब जो चूज कर रहा है, क्योंकि उसकी डिलिमिनेशन है, तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, पहले ये आ रहा है कि उसको किस प्रकार की मतलब उसकी किस प्रकार की कंडीशनिंग हुई सोसाइटी में। यानी सबसे पहले आपको सोसाइटी कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहली परिभाषा को समझना पड़ेगा। उसके बाद ये कहते हैं कि जस्टिस की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि क्या इंसेंटिव रहेगा एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो क्राइम करे। देखिए, समाज से हमें क्राइम खत्म करना है। जब हम समाज से क्राइम खत्म करने की बात करते हैं, तो इंसेंटिव जब हम बात करते हैं कि अगर देखिए, पहली परिभाषा में भी दंड नीति एग्जिस्ट कर रही है। आप इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि अगर हम समाज को मतलब ये देख रहे हैं कि क्राइम के पीछे क्या रीजन है, अगर सोशल रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, तो हम व्यक्ति को दंड नहीं देंगे। नहीं, व्यक्ति को दंड देंगे, लेकिन व्यक्ति को दंड देने के साथ साथ वहाँ पे इंप्रूविंग मैकेनाइजेशन भी काम कर रहा है। आपके पैराडाइम में कोई इंप्रूवमेंट का मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति ने क्राइम किया, व्यक्ति को दंड, तो बात खत्म। हमारे जब हम ऊपर वाली परिभाषा देखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करें कि व्यक्ति ने क्राइम किया, व्यक्ति एक सर्टेन समाज से आ रहा है, उस समाज में कुछ सिचुएशन थी, उन सिचुएशन को हम समझेंगे, उन सिचुएशन को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि अगर आगे चलकर ऐसी सेम सिचुएशन किसी और व्यक्ति के साथ क्रिएट हो सकती है, तो हो सकता है वो व्यक्ति भी क्राइम कर जाए। तो यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट का स्कोप जो है वो पहली परिभाषा में जाता है, जहाँ पर क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझकर ये इंश्योर करेंगे कि व्यक्ति क्राइम ना करे। उसके बाद आप कहते हैं कि इस प्रकार से एक तो बहुत ही इनका वेग आर्गुमेंट आता है कि नार्सिसिज्म व्यक्ति में आता है। यदि व्यक्ति समाज से चीजें सीख रहा है, तो व्यक्ति को नार्सिसिस्टिक बन रहा है। नार्सिसिस्टिक तो व्यक्ति तब बनेगा जब वो ये समझेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, यानी कि सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब आप सोसाइटी में डिलीनेट करेंगे उसकी चीजों को, तो व्यक्ति नार्सिसिस्टिक क्यों होगा, मुझे कोई इसका आपने वो नहीं दिया, बात नहीं। उसके बाद आप बात करते हैं सीरियल किलर। तो सीरियल किलर अपने आप में जब उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा कि सीरियल किलर की अपनी साइकिक कंडीशन सीखनी है। तो सीरियल किलर्स कभी बाय चॉइस क्राइम नहीं करते, वो क्राइम करते हैं क्योंकि उनकी साइकिक कंडीशन ऐसी है, जहाँ पर वो मतलब किस प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्राइम कर रहे होते हैं, तो वो पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये उनकी साइकिक कंडीशन है, और ये साइकिक कंडीशन आप कहाँ समझेंगे, तो आप पहली परिभाषा समझेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ तर्कों के माध्यम से बता दूंगा कि किस प्रकार से पहली परिभाषा ज्यादा व्यापक है। तो वो जैसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्राइम, थेफ्ट, रॉबरी है, या असॉल्ट होते हैं, असॉल्ट रिलेटेड केसेस होते हैं। असॉल्ट रिलेटेड केसेस के अलावा कुछ साइकिक कंडीशन की वजह से क्राइम होते हैं। अब इन सब में समझना होगा कि कैसे जब आप व्यक्ति की चॉइस की बात करते हैं, तो आप क्राइम की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तो आप क्राइम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असॉल्ट रिलेटेड इश्यूज।
जब हम असॉल्ट रिलेटेड इश्यूज की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल असॉल्ट का, यानी रेप्स का कॉन्सेप्ट जब हम एक हेटेरोनॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में देखें तो वहां पे अनकॉन्सेंटेड सेक्स की बात कर रही है आती है। अनकॉन्सेंटेड सेक्स जब कोई व्यक्ति कर रहा है मतलब कि वो एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है। अनकॉन्सेंटेड सेक्स व्यक्ति दो कंडीशन में कर रहा है, या तो उसको कभी कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट बचपन से बताया नहीं गया जो उसकी सोसाइटल एजुकेशन पर निर्भर करता है, या तो वो एक ऐसे समाज से आ रहा है जहां पर शुरू से उसके मन में एक पेट्रियार्कल नोशन फीडेड है, और वो पेट्रियार्कल नोशन ये है कि अगर वो किसी महिला के साथ रह रहा है तो उस महिला के ऊपर इसका अधिकार है, यानी सेक्स के लिए उसको नहीं पूछना। तो ये जो अनकॉन्सेंटेड सेक्स जिसको हम रेप कहते हैं, ये पूरा कहां से आ रहा है? ये उसके पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन से आ रहा है जो वर्क कर रहे हैं उस समाज में, और साथ ही साथ उस कॉन्सेंट के कॉन्सेप्ट से आ रहा है जो उसको नहीं पढ़ाया गया, नहीं समझाया गया बचपन से। तो रेप करना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह रहे हैं चॉइस है, तो वो चॉइस नहीं है, वो उसको मतलब एक प्रकार से उसकी मतलब ये दो आधारों पर समझ रहा हूँ। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं किस प्रकार से हम कभी-कभी जब हम मॉनिटरी उसकी बात करते हैं कि जब हम थेफ्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि थेफ्ट्स भी दो कंडीशन में, कि एक तो जब कोई व्यक्ति पहले अमीर है वो फिर ब्लैक मनी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी पैसा और बढ़ा रहा है। वो पैसा क्यों बढ़ा रहा है? वो पैसा इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि किसी न किसी आधार पर उस व्यक्ति की लालच है कि वो पैसा बढ़ाए। वो लालच क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति की साइकोलॉजी है, व्यक्ति की साइकोलॉजी में लालच है, इसलिए व्यक्ति मतलब जो अमीर व्यक्ति वो और पैसा एक्यूमुलेट करना चाह रहा है। लालच के साथ साथ उसके अंदर ये राइटियसनेस नहीं है कि अगर उसके पास पैसा आ गया तो सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी सोचकर या फिर वो भ्रष्टाचार ना करे। तो भ्रष्टाचार के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्रिमिनल साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, जो पहली परिभाषा में समझेंगे। जब इस साइकोलॉजी को समझेंगे तब आप मतलब ये समझ पाएंगे इस प्रकार जब आपको ये भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो व्यक्ति की जो लालच वाली प्रवृत्ति है प्रकृति है उस पर काम करने की जरूरत है, ना कि उस व्यक्ति को दंड देने की जरूरत है, क्योंकि आपका एट द एंड गोल है क्राइम को खत्म करना, एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना के लिए। उसके बाद हमें समझना होगा कई प्रकार के क्राइम होते हैं जो साइकिक कंडीशन की वजह से होते हैं, जैसे कि क्लिप्टोमेनिया एक साइकिक कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति चोरी करता है बार-बार। तो एक व्यक्ति जो क्लिप्टोमेनियक होगा वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाय चॉइस चोरी नहीं करेगा। चोरी करना उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्थिति है, उसकी मनोवैज्ञानिक मजबूरी है, वो बार-बार चोरी करता है, जिसको क्लिप्टोमेनिया कहते हैं। या पीडोफिलिया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, वो चाइल्ड अब्यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी वो पीडोफिलिक है। या फिर हम देख सकते हैं सीरियल किलर्स की या मर्डरर्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है कि मर्डरर्स या तो बदले की भावना से कोई ना कोई मर्डर कर रहे हो, या मर्डर जब कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें समझना होगा कि वो बदले की भावना क्यों है। या फिर हम जब चोरी को देखते हैं या थेफ्ट को देखते हैं तो हमें समझना होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम समाज में एक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। जब मनुष्य में अनुभूति हो रही है कि क्योंकि डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो मनुष्य के मन में फीलिंग आ रही है कि उसको इस डिस्पैरिटी को खत्म करना है। इस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए मनुष्य के पास डिफरेंट वेज होते हैं, पर इन डिफरेंट वेज की नॉलेज मनुष्य के पास नहीं होती। ये नॉलेज मनुष्य के पास क्यों नहीं होती? क्योंकि मनुष्य की ऐसी सोशल पॉलिटिकल पोजीशन थी, ऐसी अवस्था थी कि मनुष्य कभी उस नॉलेज की एक्सेस नहीं मिली। उस नॉलेज की एक्सेस नहीं मिली, कहां से डिसाइड हो रहा है? उसके समाज से डिसाइड हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी से डिसाइड हो रहा है। तो आपको ये देखने के लिए उसके समाज और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें समझना होगा साइबर क्राइम्स आजकल होते हैं। साइबर क्राइम्स क्यों होते हैं? साइबर क्राइम्स अगर आप कह रहे हैं कि मनुष्य बाय चॉइस कर रहा है, अच्छा मनुष्य सीख रहा है कि साइबर क्राइम कैसे कर रहा है, यानी कि किस प्रकार वो साइबर क्राइम अगर कोई मनुष्य कर रहा है मतलब कि जैसे मान लेते हैं कभी मॉनिटरी गेम्स के लिए या किसी से पैसे मांगता है, ब्लैकमेलिंग करता है, कि ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहा है मनुष्य? ब्लैकमेलिंग उसे कोई सिखा थोड़ी रहा है, या फिर वो बाय चॉइस सीखने थोड़ी जा रहे हैं कहीं पर ब्लैकमेलिंग करना। मनुष्य तो इसी समाज में एग्जिस्ट करे जहां मैं और आप एग्जिस्ट करें, जहां पर हमें सेम सॉर्ट ऑफ मतलब मान लेते हैं कि हम सेम सॉर्ट ऑफ उसमें करते हैं कि अगर हम मानते हैं साइबर क्राइम ज्यादातर जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं या उससे रिच फैमिली से लोग आते हैं, वही साइबर क्राइम मोस्टली कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट वगैरह की एक्सेस हम मान लेते हैं मोटा मोटी होती है। अब जब व्यक्ति साइबर क्राइम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास जो मतलब व्यक्ति को वही एजुकेशन मिली जो उस मतलब सेम मिडिल क्लास फैमिली के बाकी लोगों को मिली, यानी एजुकेशन तो सेम थी। तो जो ब्लैकमेलिंग है वो कहीं से सीख नहीं रहा, वो ब्लैकमेलिंग कर क्यों रहा है या फिर वो साइबर क्राइम कर क्यों रहा है? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इस प्रकार से डेवलप हो रही है कि इसको करने से उसको मजा मिल रहा है, यानी कि इसको हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि सेडिस्ट नेचर का व्यक्ति है। तो उसका सेडिज्म को हमें कहीं ना कहीं डिलिनिएट करना पड़ेगा, और जब तक हम सेडिज्म को डिलिनिएट नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति नहीं समझ पाएंगे तब तक हम क्राइम को खत्म नहीं कर पाएंगे, जो हमारा गोल है। एक सभी व्यापक की परिभाषा में जैसे हमने कहा, पहली चीज उसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, दूसरी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, तीसरी चीज समाज में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, चौथी चीज क्रिमिनोलॉजी और लीगल डिस्कोर्स में वो कुछ ऐड करे, कंट्रीब्यूट करे और कंटेम्परेरी थ्योरीज को आगे।
एलो की पूरी डिबेट इस बात पे इनका पहला आर्गुमेंट यह कि मनुष्य की पूरी पर्सनैलिटी को इंटायरिटी में नहीं देखा जा सकता। हाँ समझे, अगर मनुष्य की संपूर्ण पर्सनैलिटी को इंटायरिटी में नहीं देखा जा सकता तो फिर आप उसके पीछे के सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे कैसे? क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए तो आपको उसकी पर्सनैलिटी का इंटायरिटी अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उसके पीछे कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा। ये तो आप अपने बर्थडे से भटक रहे हैं भाई। आपको किसी के सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस को जानने के लिए उसके पर्सनैलिटी इंटायरिटी में देखना पड़ेगा। आपने पहले आर्गुमेंट इंटायरिटी में नहीं देखा जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम क्राइम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपके एबिट पर ज्यादा महोदय। कभी भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई जाती है, समाज की नहीं बनाई जाती, वो इंडिविजुअल की बनाई जाती है। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में आप क्रिमिनल का पैटर्न, क्रिमिनल के विक्टिम का पैटर्न, विक्टिम को बार-बार मारने की जगह विक्टिम में जब इंसर्शंस होते हैं, अगर स्टैब होता है, स्टैब वुंड किस टाइप का होता है, वुंड इस लेवल के एनालिसिस हमेशा इंडिविजुअल की होती है, कभी समाज की नहीं। तो साइकोलॉजी में अभी तक ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं बनाया पूरे समाज को प्रोफाइल, जो पूरे समाज को आइडेंटिफाई करे उसी प्रोफाइलिंग कर सके। अर्थात क्राइम का आइडेंटिफिकेशन और क्रिमिनल्स को पकड़ने में क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी में हमेशा आधुनिक थ्योरी का ही यूज होता है, जिसमें एक क्रिमिनल का एनालिसिस होता है और उसी को अकाउंटेबल बनाया जाता है। तीसरी चीज, आपने कहा कि एक क्राइम के पीछे जो है समाज जिम्मेदार। पहली बात, क्राइम हमेशा समाज माइनॉरिटी में होता है। किसी भी समाज में क्राइम जो होता है वो जो क्रिमिनल्स होते हैं नॉन क्रिमिनल्स से कम होते हैं। अगर समाज ही जिम्मेदार है तो क्रिमिनल्स मेजॉरिटी में होते हैं, क्योंकि समाज का बेसिक डिस्कोर्स आपके अनुसार भी क्राइम होना चाहिए। प्रथम चीज। अगली चीज, आपने कहा ठीक है कि चॉइस जो है वो सीखने के लिए जा रहा है, वो सीख कहां से है? पहली बात, सीखना या पेडागोजी जिसे हम कहते हैं, सीखने का मनोविज्ञान, बाय डेफिनेशन एक कॉन्शियस लेवल पे चॉइस पे होती है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति चाकू चलाना सीखता है, वो अचानक किसी को देख के कोई सब्जी काटता हुआ नहीं सीख लेता कि किसी का चाकू कैसे काटना है। नसों और सब्जियों में फर्क होता है। कोई व्यक्ति गन को लोड करना सीखता है, कोई व्यक्ति बुलेट को मार पे लगाना सीखता है। ये कॉन्शियस चॉइस है। प्रथम चीज, एविडेंस को प्लांट करना, एविडेंस को हटाना, समाज को ट्रेनिंग नहीं देता घर में बैठ के। घर में किसके पापा कहते हैं खाते टाइम की बात, भाई देखो एविडेंस को ऐसे प्लांट करना मारने के बाद, ठीक है, ये कोई डिस्कोर्स नहीं है, ये व्यक्ति की कॉन्शियस चॉइस है, ठीक है। और एक व्यक्ति गन लोड करना सीख रहा है, इंडिविजुअल की वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर रहा है कि भाई इंडिविजुअल का वल्नरेबल है अटैक के, इंडिविजुअल के आसपास के एनवायरनमेंट देख रहा है, उसकी लाश ठिकाने लगा रहा है, बहुत बार इंडिविजुअल को बार-बार आइडेंटिफाई करके आपने अगले विक्टिम को आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि कॉन्शियस चॉइस नहीं, समाज से बता के, समाज के कौन से स्कूल में ये ट्रेनिंग दी जाती है कॉन्शियस ज्ञान को, किसी घर में से बताया जाता है। अगला आपने कहा कि वो व्यक्ति सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन शो करता है, अब एक साथ सूखा पड़ता है। आपने कहा इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने पहले ये कहा कि एक ही परिप्रेक्ष्य को दो व्यक्तियों को दे दिया जाए, और फिर आपने कहा सूखे में एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति और एक गरीब वर्ग का व्यक्ति। भैया आर्गुमेंट किसका दे रहे हो और लॉजिक किसका दे रहे हो? मान लीजिए मैं दोनों व्यक्ति गरीब का ही दे देता हूं। सूखे में कैनिबलिज्म की अवधारणा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है कि व्यक्ति मनुष्य को खाने लगता है। क्या हर प्रकार के सूखे में हर व्यक्ति दूसरे मनुष्य को खाने लगता है? प्रथम चीज। दूसरी चीज, एक और चीज, क्या किसी भी विषम परिस्थिति में क्या संपूर्ण समाज का जो रिस्पॉन्स था सेम होता? फॉर एग्जांपल, कोविड में जो थे ओल्ड लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे, इसलिए उनको जब भी कोविड हो जा रहा था, जो काफी सारे ऐसे केसेस आए जब उनको घर से बाहर निकल जा रहा था। क्या सभी के घर में जिसके माँ बाप को कोविड हुआ क्या सबने घर से बाहर निकाल दिया? अर्थात जिनके जो अभी वर्किंग नहीं है, जो भी डिपेंडेंट है अपने बच्चों पर, क्या सभी के बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया? अगली चीज, अर्थात समाज में भी व्यक्तियों का रिस्पांस भिन्न भिन्न है और इंडिविजुअल पे है। और हमने जैसे बताया साइकोलॉजिकल एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को दो तरह का स्टिमुलाई दिया जाए, उस स्टिमुलाई का रिस्पांस उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर से तय होगा। पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैसे तय होगा? बार-बार विचारों से तय होगा। विचार किससे तय होगा? उसी कॉन्शियस चॉइस से तय होगा। फॉर एग्जांपल, यही बोतल देख के मैं कह सकता हूं पानी पीना है, और यही बोतल मैं देख के ये कह सकता हूं कि अगर पानी को लगातार किसी के थ्रोट में डाला जाए तो उसका जो वेन है वो जाम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी चॉइस है भाई, मेरी कॉन्शियस चॉइस है इसी सेम बोतल के स्टिमुलाई को देखने से। धन्यवाद जी। अगला मैं आपसे कहता हूं कि आपने कहा कि जिस व्यक्ति का क्रिमिनल, अब देखिए अगला कॉन्ट्रडिक्शन, एक कह रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो ड्रग कार्टेल इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसलिए ड्रग कार्टेल बना रहा है। भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो संसाधन होगा, सही बात है। तो संसाधन होने वाला व्यक्ति अगर क्राइम कर रहा है तो भी आप कह रहे हैं कि समाज जिम्मेदार है, और संसाधन ना होने वाला व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो भी आप कह रहे हैं समाज जिम्मेदार है। आप किस केस में व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाएंगे? या तो आप ऐसा बताइए कि कोई केस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाया जा सके, या तो आप ये केस बताइए, ठीक है। आप दोनों कंपनी के पास संसाधन है उसके लिए आप कह रहे हैं समाज जिम्मेदार है, और नहीं है उसके लिए आप कह रहे हैं समाज जिम्मेदार है। अगला आपने कहा कि कंडीशनिंग जो होती है समाज के द्वारा की जाती है। कंडीशनिंग की थ्योरी 1960 में बिहेवियरिज्म की साइकोलॉजी के मेरिट से हट गई, इसको मैं डिबेट से जोड़ूंगा। पहली चीज, कंडीशनिंग कभी भी स्टिमुलाई नहीं करता, कंडीशनिंग मनुष्य का मस्तिष्क करता है। उदाहरण स्वरूप बाहर से आने वाले संस्कार दिमाग कंडीशनिंग नहीं करते, दिमाग का संपूर्ण अपनी चेतना दिमाग कंडीशनिंग करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति है, इन लेटर्स के बीच का रिलेशन इन लेटर्स में कभी नहीं होता, लेटर्स के बीच का रिलेशन हमेशा हमारे माइंड में होता है। इसी प्रकार किसी भी स्टिमुलाई के बीच का ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उस स्टिमुलाई में नहीं होता, हमेशा हमारे माइंड उस स्टिमुलाई के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डालता है।
इसलिए कंडीशनिंग कभी भी एक्सटर्नल नहीं होती, वो इंटरनल होती है, ठीक है। कॉग्निटिव साइंसेज ने 1960s में ही इस बात को प्रूव कर दिया, इसलिए हमेशा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल। अगला आपने कहा इंप्रूविंग मैकेनिज्म नहीं है। भाई इंप्रूविंग मैकेनिज्म है ना, जेल में डाल रहे हैं, व्यक्ति रिफॉर्म होगा, नहीं होगा दोबारा जेल में डालेंगे, नहीं होगा फांसी डाल देंगे। इससे क्या होगा, अरे वो व्यक्ति इंप्रूव होना हो, एक बार तो मान लेते व्यक्ति ना इंप्रूव, समाज को एक बार दिखेगा तो समाज को भय तो आएगा कि अगर आप ये जुर्म करेंगे तो आपके साथ ये सब होगा। इसके कारण अब तो समाज में की तरफ जो मैकेनिज्म है जाने का, वो भी हमारे केस में लागू होता है कि अगर आप व्यक्तियों को अकाउंटेबल बनाएंगे तो समाज में डिस्कोर्स क्या बनेगा, समाज डिस्कोर्स बनेगा तो हर व्यक्ति अपने आप के लिए अकाउंटेबल है। आप क्राइम करेंगे, आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते मुझे ये बीमारी थी, मुझे ये था, मुझे वो था, आपको सजा बराबर दी जाए। अगर आपने कहा कि हाँ ठीक है, अब आपने कहा कि व्यक्ति नार्सिसिज्म आपने कैसे पता किया और इसको समझा सकते। पहली बात ये नार्सिसिज्म का मतलब क्या है, हमने तो लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल बोला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने आसपास होने वाली सारी बुरी चीजों के लिए बाहर को जिम्मेदार मानता है और अच्छी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, उसे नार्सिसिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिबेट हार जाऊं तो मैं कहूंगा लोगों की वजह से हारा, अगर जीत जाऊं अपनी वजह से जीता, इसी को कहते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है। जब आप कहते हैं कि क्राइम जो होता है हमेशा बाहर से होगा, मनुष्य तो अंदर से शुद्ध है, तो आप तो बिल्कुल एक साइकोपैथिक टेंडेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि जो भी क्राइम आप जब तो बुरा कर रहा है उसे समाज कैसे कर रहा है, लेकिन अच्छा तो अपनी वजह से कर रहा है, ठीक है। अब ये तो व्यक्ति को सीधा सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्ट बना रहे हैं, तो कह रहा है मेरे में तो सब अच्छा है, मैं तो हमेशा विक्टिम हूं, तो समाज ने बुरा बना दिया। अब हम इसी को लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं साइकोलॉजी के पास। अगला आपने कहा कि सीरियल किलर्स की साइक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सीरियल किलर बाय डेफिनेशन वो होते हैं जो कि 3, 4, 5 बार मर्डर करते हैं। इतने बार जो मर्डर करता है उसका आईक्यू इतना तेज होता है कि इतना मर्डर करके कैसे एविडेंस को छुपाया जाए वो अच्छे से जानता है, कैसे लॉ के अच्छे से पढ़ाई करता है, किस किस एविडेंस उसके खिलाफ यूज किया सकता है। जिसका आईक्यू इतना हाई है उसका साइकिक कंडीशन ठीक नहीं है, जिसका साइकिक कंडीशन ठीक नहीं होगा एक मर्डर करके वहीं बैठ जाएगा, मर्डर करके या फिर खून वहीं पे छोड़ के बस भागेगा। उसके एक साइकिक कंडीशन ठीक होने का बेसिक डेफिनेशन होता है उसका माइंड प्रोसेस नहीं करता। एक सीरियल किलर का माइंड तो सुपर हाई लेवल प्रोसेस करता है, यानी कि एक एवरेज इंडिविजुअल से अच्छे से प्रोसेस करता है। तो सीरियल किलर है तो वन टाइम जो है वो क्रिमिनल नहीं है। तो सीरियल किलर तो कभी भी ना साइकिक कंडीशन उसकी उल्टा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, एक एवरेज लेवल व्यक्ति से हाई आईक्यू होता है उसका, ठीक है। तो वो हमेशा उसकी कॉन्शियस चॉइस होती है। अगला आपने कहा कि थेफ्ट मैरिटल रेप जो होता है उसमें तो कंसेंट बताएंगे। पहली बात, कोई व्यक्ति अब मान लीजिए एक एग्जांपल, क्या पेट्रियार्की समाज में है तो क्या पेट्रियार्की में रहने वाला व्यक्ति रेप करता है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति अगर रेप करता भी है क्या वो विक्टिम को वल्नरेबल नहीं देखता कि भाई यहाँ वल्नरेबल, क्या वो खुले में ही रेप करता है, अर्थात वो सब कुछ डिजाइन कर रहा है कि उसे क्या कहाँ करना है, उसका माइंड पूरा डिजाइन करता है। थर्ड, अगर आप कह रहे हैं कि समाज जो है उसे पेट्रियार्कल माइंडसेट बनाता है, अब एक बात बताइए, हमारा अगर समाज पेट्रियार्कल है तो हमारा समाज ये भी तो कहता है कि विवाह से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए। कितने लोग ईमानदारी से इस बात को मानते हैं और उन्होंने अपने जीवन में से लागू किया, ठीक है। सीधी बात है, अगर समाज ही सारी कंडीशनिंग करता है, ठीक है, शादी से पहले लोग सेक्स नहीं करते, भाई कंसेंट की बात हो रही है, यहाँ पे रेप की बात नहीं होती, ठीक है। तो अगर समाज की कंडीशनिंग में सब कुछ होता तो फिर तो ये भी लागू होना चाहिए, अर्थात ये भी व्यक्ति की अपनी चॉइस है, क्या है। अगला आपने कहा कि थेफ्ट और ब्लैक मनी लोगों का लालच है। लालच जो है व्यक्ति की साइकोलॉजी है, हम साइकोलॉजी किसे जाते हैं, तो भाई किसी का लालच है तो वो तो क्राइम है ही ना। अब लालच के पीछे का तुम क्या जानोगे, इसके क्या जानते हैं। यहाँ पर जब किसी के पास संसाधन नहीं है तो आप कह रहे हैं संसाधन नहीं इसलिए क्राइम कर रहा है, जिसके पास पैसा है वो ब्लैक मनी छुपा रहा है तो आप कह रहे हो लालच है। अब ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया, जिसके पास संसाधन है वो लालच के लिए कर रहा है तो वो भी जो है समाज के कारण कर रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है वो संसाधन ना होने के कारण वो भी समाज के कारण कर रहा है। तो अब आप मैं दोबारा यही पूछता हूँ कि ऐसे तो कोई व्यक्ति कुछ भी क्राइम करते उसे आप कोई भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बता के कह दोगे मेरे समाज एक पहली चीज। अगली चीज आपने कहा कि हाँ क्रिप्टोमेनिया चोरी होती है, मतलब देखिए जो आपने क्रिप्टोमेनिया का बहुत ही रेयर ओसीडी उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, बहुत ही रेयर होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति सेफ चुरा के जा रहा है, कोई व्यक्ति बैंक से रॉबरी उठा के जा रहा है तो वो जो है अपने साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण कर रहा है। महीनों तक प्लानिंग की, ठीक है, सालों तक प्लानिंग की। तो क्रिप्टोमेनिया के लोग होते हैं वो बड़े ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, जहां पड़ा यहाँ से कोई बोतल उठा लिया, यहाँ से किसी का मोबाइल उठा लिया फिर वही रख देते हैं, उनको थ्रिल स्पॉन्टेनियस आता है, वो प्लानिंग उतनी लंबी नहीं होती। तो थेफ्ट में यहाँ पर कॉन्शियस चॉइस का मतलब है कि प्लानिंग लॉन्ग टर्म में हुई है, ठीक है, उसे क्रिप्टोमेनिया नहीं करते। पीडोफिलिया वो देखिए इस सदन का बुद्धिजीवियों के सदन में बैठ के जो बच्चों के साथ सेक्स करते हैं, पहली बात उनको कह रहे हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन। अरे समाज ने आपको क्या बच्चों के साथ सेक्स करना सिखाया था, पहली चीज। और दूसरी चीज इतने घृणात्मक, यही हम कह रहे हैं आपके मॉडल का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है, इतने घृणात्मक कार्य को भी व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अब फिर जुडिशरी करे क्या, पहली चीज। और पीडोफिलिया होता है वैसे भी वो साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं कहते हैं इसको, ठीक है, ये क्राइम है, खुला क्राइम है जिसपे हमारा पॉजिटिव एक्ट लगता है। अगला आपने कहा कि जो है जो ब्लैकमेलिंग है और साइबर क्राइम है, और ये व्यक्ति ने सीखा नहीं है ब्लैकमेलिंग साइबर। किस व्यक्ति के अकाउंट पे जाके मैं कौन सा प्रोग्रामिंग डालूंगा, कौन सा कोड डालूंगा, कितने सारे उसको हैक करना मैंने सीखा नहीं है, मुझे आ गया।
भाई कोई ठेले पे थोड़ी सिखाता है ऐसे करके, ये देखो और हमने देख लिया, सिर्फ किसी मोबाइल में देख लिया हमने हैक करना तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। इतना स्पेशलाइज्ड फंक्शन किसी का माइंड कर रहा है और आप कह रहे हो अपनी समाज ने सिखा दिया गलती से। सुबह उठे थे मम्मी हैक कर रही थी, हमने देख लिया हैक कर दिया। अब भाई ये सच में नहीं, ये सीरियस बात है, ये एक बहुत ही सीरियस बात है। ये बहुत ही हास्यास्पद केस है कि भाई आप इतने कॉम्प्लेक्स क्राइम्स को भी ये कह रहे हो भाई देखो समाज ने सिखा दिया। अगला ब्लैकमेलिंग का सीधा मतलब होता है अब व्यक्ति की पोजीशन जाना, उस व्यक्ति के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना। वो जब व्यक्ति क्या इंपॉर्टेंट है ये जानने के बाद क्या व्यक्ति उसे लूज करना है सकता है ये जाना, उस व्यक्ति के प्रेशर पॉइंट जाना, उस व्यक्ति क्या आपके प्रेशर पॉइंट का कम वल्नरेबल है ज्यादा वल्नरेबल हो जाना, उसे हटाओ। तो ब्लैकमेलिंग के लिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन कितनी बड़ी प्लानिंग, व्यक्ति सीख नहीं रहा है कॉन्शियस लेवल पे तो कहां से आ रही है, क्या एपिफेनी हो रही है, क्या नींद में उसे दिख रहा है या कहां से दिख रही है। हमने एक बार बात करी भाई जो है आपने कहा सैडिस्ट एक व्यक्ति मार रहा है तो सैडिस्ट नेचर तो ये भी साइकोलॉजिकल बीमारी। पैसे यार अब ये कर देगा कोई व्यक्ति किसी को मारने से खुशी मिल रही है, सैडिस्ट नेचर साइकोलॉजिकल बीमारी, फिर सैडिज्म को साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं होती। दूसरी बात सैडिज्म अब कोई व्यक्ति किसी का डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होगा आपको साइकोलॉजिकल बीमारी है, इस तरह विक्टिम को इंसाफ कैसे दिलाओगे। अगला अगर आप एक पूरे समाज को उसमें रिस्पांसिबल बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति जो अमेरिका टेररिज्म कर रहा है, कोई ब्लैक व्यक्ति खून कर रहा है, कोई ब्लैक व्यक्ति जो मर्डर, अमेरिका में कह दोगे पूरा जो ब्लैक कल्चर है वो मर्डरस है, वो ठीक है, या फिर पूरा इस्लामिक कल्चर है वही ऐसा है। तो आपके केस में समाज को कंट्रोल बनाने के कारण आप उस समाज का स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, उस समाज का बिहेवियर पे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला हमने एक बात, आपका केस जुडिशियल लेवल पे, मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये जुडिशरी और क्रिमिनोलॉजी की डिबेट, क्या साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, क्या जज जब केस लिखता है उस केस लिखने की टेक्निकलिटी, क्या एक भी कानून में आपका केस फिट बैठता है, किस कानून में इंडिविजुअल को पार्टी ना बना के समाज को पार्टी बनाया जाता है। और लास्ट आर्गुमेंट राइट्स भी अगर राइट्स भी बनाए जाते हैं, राइट्स भी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं और उसका जो अकाउंटेबिलिटी वो भी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। तो सर की मेरे सारे लोग दिए गए विषय की पूर्व महोदय सर को समझना होगा कि हमारा जो प्रतिपक्ष है वो किस प्रकार बहुत ही अजम्पशंस लेकर चल रहा है और उन अजम्पशंस के आधार पर अपनी पूरी डिबेट कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि विषय के अंदर ये बताया गया है कि जो अपराध की आधुनिक परिभाषा है इसके अंदर आपराधिक व्यवहार की बात हो रही है, ना कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है डायरेक्टली जाकर उसके बाद हमें समझना होगा कि जो अपराध की आधुनिक परिभाषा है उसके अंदर व्यक्ति सीख रहा है और उसके बाद स्वचयन कर रहा है। स्वचयन से आप ये समझ कर जा रहे हैं कि व्यक्ति ने अगर अपनी मर्जी से किया, कोई भी व्यक्ति है उसको सीधा अगर व्यक्ति ने खुद क्राइम कर रहा है तो व्यक्ति को क्राइम के अकाउंटेबल बना दो और जो व्यक्ति को अकाउंट के लिए आपने अकाउंटेबल बना दिया, इसलिए उसने स्वचयन से किया। स्वचयन से हम जब समझते हैं इसमें हमें क्या समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर जैसे मेरे नेता भी बता कर जाते हैं, स्वचयन से हमारा मतलब ये है कि एक व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है तो उसके पीछे उसके कुछ कारण रहे होंगे, करने वाला व्यक्ति ही है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करने वाला व्यक्ति इस बात से बिल्कुल भी नकार नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि उस करने के पीछे क्या कारण रहे, उन कारण ने उस करने को ट्रिगर किया। तो जब कारण ने करने को ट्रिगर किया है तो ट्रिगर जाकर उस अपराध का कारण बन रहा है, ना कि व्यक्ति का सीख लेना और सीख लेने के बाद ज्यादा सीधा जाकर अपराध को कर देना। सबसे पहले इनके प्रधानमंत्री से शुरू करना चाहूंगा। इनके प्रधानमंत्री ने तर्क दिया था कि टेररिज्म के कारण आप कैसे इस्लामोफोबिया फैलाते हैं कि आप टेररिज्म के अंदर पूरे समाज को अकाउंटेबल बना देते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जब टेररिज्म के कोर में जाते हैं तो टेररिज्म कोर में क्यों होता है, हमें समझना पड़ेगा कि जिसमें कश्मीर का उदाहरण लेना, कश्मीर के अंदर क्या है कि युवाओं की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। ब्रेन वॉशिंग किस आधार पर की जा रही है कि आपके साथ हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स हुई है, आपको प्रताड़ित किया गया, भारत की सरकार ने भारत के लोगों ने आपको प्रताड़ित किया। तो जब उनके अंदर ये आइडिया कल्टीवेट किया जा रहा है कि आपको प्रताड़ित किया गया है और उसके आधार पर उनको बताया जा रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है आपको गलत किया गया है और आपको उसका बदला लेना है, और बाद में जब वो जाकर अपराध कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पूरा बोध है, जो स्वीकार्यता है, वो कोर के अंदर जो उनको प्रीचिंग्स दी गई, जो उनका समाजीकरण किया गया, जो उनको सिखाया गया, उसके ऊपर डाला जाएगा। टेररिस्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी हमेशा टेररिस्ट की रही, लेकिन हमें समझना होगा कि इसका जो कारण है, जो कोर आइडिया है, वो कहां से ड्राइव हो रहा है। जब आइडिया इस बात से ड्राइव हो रहा है क्योंकि समाजीकरण में कोई बातें बताएगी तो आप कभी भी ये नहीं समझेंगे कि इस व्यक्ति ने खुद से चुन लिया। कश्मीर के सारी युवा तो आतंकवादी नहीं बन गए, क्यों नहीं बन गए, खुद चुनने के आजादी तो बन जाते, लेकिन हम समझेंगे कि जो ब्रेन वॉश हो गए, जिनकी साइकी कमजोर थी, जिनको ब्रेन वॉश करना आसान था, जिनको मैनिपुलेट करना आसान था, वो व्यक्ति जाकर ऐसा करने लगे। इसके बाद ये कहते हैं कि इनके उपनेता की बात में आती है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न को हम देखेंगे तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होगी। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के अंदर हम व्यक्ति की क्रिमिनल प्रोफाइल बना रहे, समाज की नहीं बना रहे, लेकिन समाज से केवल मेरा मतलब सोसाइटी नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति है, यदि उसकी क्रिमिनल प्रोफाइल बनाई तो हमने देखा कि उसका परिवार कैसा बीता है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसके माता पिता में उसकी परवरिश कैसी हुई है, क्या एक मजबूत परिवार से आता है, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से आता है या कमजोर परिवार से आता है।
टियर 1 सिटी में रहता है, टियर 2 सिटी में रहता है, टियर 3 सिटी में कैसे शहर में रहता है। तो जब सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, इन सारी चीजों को मैं कंसीडरेशन में ले रहा हूँ, तो इन सारी चीजों को कंसीडरेशन में लेने का मेरा कारण क्या है? कारण मेरा कंसीडरेशन में लेने का यही है कि मैं उसकी समाज से मेरा मतलब केवल मेरी सोसाइटी और सराउंडिंग्स नहीं, मेरे साथ जैसा भी मेरा बचपन बीता, जैसे भी मेरी कंडीशनिंग हुई, सारी कंडीशनिंग को कंसीडरेशन में लिया जाए। इस कंडीशनिंग को कंसीडरेशन में लेना ही ये बताता है कि आप किसी भी व्यक्ति की क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के अंदर ये देखेंगे कि वो कैसे बड़ा और उसके बाद अगर उसने जगह कोई क्राइम कमिट किया तो उस क्राइम कमिट करने के पीछे क्या पॉसिबिलिटीज रही होगी। इसके बाद ये बताते हैं कि क्राइम कोई भी है जो माइनॉरिटी करती है, मेजॉरिटी क्यों नहीं करती। यदि समाज एक जैसा है, समाज किसी की जैसी है, तो मेजॉरिटी के अंदर क्राइम होना चाहिए होता, माइनॉरिटी के अंदर नहीं होता। हमें यही पर समझने की आवश्यकता है कि जब आप 2-3 स्तरों पर देखेंगे कि किसी भी समाज के साथ मान लीजिए कुछ बुरा हुआ, कश्मीर का जैसे मैंने उदाहरण दिया, मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हाइपोथेटिकली मान लेता हूं कि ठीक है पूरे समाज को प्रताड़ित किया गया, लेकिन सभी लोगों की साइकी तो उतनी कमजोर नहीं थी। साइकी अलग-अलग स्तरों पर थी, सभी का मनोवैज्ञानिक स्तर अलग-अलग था। जब सभी का मनोवैज्ञानिक स्तर अलग-अलग था, सभी की साइकी अलग-अलग लेवल पर थी, उस साइकी के बेसिस पर ही डिसाइड हुआ कि कौन सा व्यक्ति जाकर टेररिस्ट बनेगा और कौन सा व्यक्ति जाकर टेररिस्ट नहीं बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं साइकी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का लेना देना। इसके बाद ये कहते हैं कि कॉन्शियस चॉइस होती है मनुष्य की, कोई भी क्राइम करना या ना करना, एविडेंस मिटाना सीखता है, एविडेंस बनाना सीखता है। हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पूरा डिबेट है ये इस बात पर नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसे सीखा। हमें समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सीख भी जाता है, तो सीख जाने के लिए ऐसे ही तो जाकर क्राइम नहीं कर देगा। अब मान लीजिए कि मेरा मन किया मैं सुबह उठा मैं जाकर किसी का भी मर्डर करूं, ऐसा तो नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या रहा है? अपराधी जो मेरा व्यवहार बना है, इसके अंदर जो आधुनिक परिभाषा है उसके अंदर पूर्ण रूप से आपराधिक व्यवहार की बात की गई। तो जो आपराधिक व्यवहार जो मेरा बना है, आपराधिक व्यवहार बनने के पीछे क्या कारण है? वहां पे मेरा स्वचयन था या वहां पर मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, हमें यह समझने की जरूरत है, ना कि ये कि जो स्वचयन तो हमेशा व्यक्ति का रहेगा। अब समाज उसको धकेल तो नहीं रहना कि आप जाकर क्राइम करो। हमें समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो आपराधिक व्यवहार है उसके अंदर किसका लेना देना है, स्वचयन का या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो जो आप एविडेंस मिटाना कह रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि जो पूरी एक कॉन्शियस चॉइस बन रही है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे रीजनिंग है। रीजनिंग के कोर में हमेशा उसकी सोशल कंडीशनिंग होगी। इसके बाद ये कहते हैं कैनिबलिज्म का एग्जांपल देते हैं, कोविड का एग्जांपल देते हैं। अब महोदय आप मुझे बात बताइए, कैनिबलिज्म का आपने उदाहरण दिया, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, 2 गरीब व्यक्ति हैं, उनमें से एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है। अब जो वेजिटेरियन व्यक्ति है क्या कभी वो कैनिबलिज्म करेगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी हिस्टोरिकल कंडीशनिंग, उसकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि उसको कैनिबलिज्म करने के लिए परमिट दे। जो यहाँ पर सोशल कंडीशनिंग है, यहाँ पर भी जो व्यक्ति कैनिबलिज्म कर रहा है उसके कोर में क्या है कि खास वो मांस भक्षण कर सकता है। अब वो मांस पशु का है या मनुष्य का है कि बाद में डिसाइड करेगा, वो अपनी आइडिया से डिसाइड करेगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो कोर में आइडिया कंडीशनिंग का है वो हमेशा सोशल कंडीशनिंग से आया है। इसके बाद एग्जांपल देते हैं कोविड का। अब कोविड के अंदर भी सभी लोगों ने तो अपने माता पिता को घर से बाहर नहीं निकाल दिया था। किन लोगों ने निकाला? जिन लोगों की आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी। तो आर्थिक परिस्थिति से उनको अपने घर माता पिता को बाहर निकाल देना यहाँ पर। और दूसरी बात, आज की जो आप कोविड का एग्जांपल देकर जाते हैं, ये किसी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया तो इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। इसके बाद ये कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग कार्टेल की बात करते हैं। क्या पहले तो कहते हैं कि गरीब परिवार से आया इसलिए ड्रग कार्टेल आ गया या संसाधन मौजूद है। ये दोनों ने पॉसिबिलिटीज दी कि कैसे एक व्यक्ति वो भी ड्रग कार्टेल बना सकता है जिसको हिस्टोरिकली डिप्राइव किया गया था, जिसको बचपन में जिसके साथ क्राइम्स हुए थे, जिसका गरीबी में जीवन बीता। तो पैसा का संचय करना, उसके अंदर ये भावना आना कि पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, ये संचय करने की भावना आना भी ड्रग कार्टेल को लीड करती है। दूसरी बात, संचय हो गया, उस संचय को और बढ़ाना और संचय को बनाकर रखना, ये दूसरी भावना है। यहाँ पे लालसा की भावना आ रही है। तो जो लालसा की भावना है और बढ़ाने की भावना है, ये भी दोनों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आ रही है कि मेरे पास कल कितना था, आज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिमिनल को खत्म करने की बात नहीं कर रहे कभी, हम क्राइम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब हम क्राइम को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो भी समझे, इसको मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए महोदय कि किसी एक इलाके में अचानक से चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब अचानक से उस इलाके में चोरियां ज्यादा बढ़ गई तो प्रशासन होते हुए या कोई भी जो अच्छा समाज बुद्धिजीवी बनाना चाहते हैं, उसके अंदर बुद्धिजीवी क्या चाहिए? बुद्धिजीवी कभी भी ये नहीं चाहिए सारे चोर समाप्त हो जाए। बुद्धिजीवी ये चाहेंगे कि वहां से चोरियां समाप्त हो जाए। तो जब बुद्धिजीवी वहां से चोरियां समाप्त करेंगे, चोरी समाप्त करने की बात करेंगे, तो बुद्धिजीवी क्या सोचेंगे कि अचानक से इतनी चोरियां क्यों बढ़ गई? जब अचानक से इतनी चोरी क्यों बढ़ गई, उसके पीछे के कारण को जानेंगे। उसके पीछे के कारण को जानना अपने आप में दर्शाता है कि आप देखेंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी जिसके कारण ये अपराध होने लगे। जब आप उस परिस्थिति के आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो आप उस परिस्थिति को समाप्त करेंगे, ना कि उस चोर को। तो यहाँ पर चोर के लिए दंड नीति बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, हमारे केस में भी दंड नीति एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं कह रहे कि हम समाज के ऊपर दोषारोपण कर देंगे और चोर को जाने देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि उस परिस्थिति का आइडेंटिफिकेशन केवल हमारे केस में पॉसिबल है और परिस्थिति के आइडेंटिफिकेशन के बाद उस परिस्थिति को समाप्त करना हमारे केस में पॉसिबल है। इसके बाद बात करते हैं सीरियल
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किलिंग करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर उनका किलिंग करना अपने आप में उनके लालच को दिखाता है। लालच कैसा? पैसे का लालच। उनके अंदर भय ना होने की भावना, ये भी अपने आप में एक सोशल कंडीशनिंग है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर भय की भावना नहीं है, भय होना भी सोशल कंडीशनिंग और भय ना होना भी सोशल कंडीशनिंग। तो जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किलिंग करते हैं, वो इनकी भावना दिखाता है कि वो डरते नहीं है, प्रशासन से नहीं डरते हैं, प्रशासन के प्रति उनका कोई भय नहीं है, और उसके अलावा वो पैसे की उनकी जो लालच है उसको दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं पेट्रियार्की की, कंसेंसुअल रेप की और अपराध के हमारे पॉइंट का काउंटर देते हैं। हमें समझना होगा कि पहली बात तो जो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है समाज के अंदर, जो आप एक बहुत वेग सा पॉइंट देकर जाते हैं कि लोग शादी से पहले सेक्स करते हैं। हमारा समाज हमें सिखाता है कि शादी से पहले सेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्स करें तो समाज के ऊपर शादी से पहले सेक्स ना करना अगर कंसेंसुअल है तो अपराध नहीं। तो आपको जो पूरा आर्गुमेंट है, ये बिल्कुल वेग सा आर्गुमेंट है कि अगर शादी से पहले लोग सेक्स कर रहे हैं तो समाज को दोषी क्यों नहीं समाज। जो कंसेंट की बात है, कंसेंट की बात में नहीं समझते कि रेप उसको कहने तो अनकंसेंसुअल है, जब अनकंसेंसुअल है तो रेप है। जो कंसेंट की भावना है वो नॉलेज से आएगी। नॉलेज कब आएगी? जब व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी। शिक्षा कब मिलेगी? जब आर्थिक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। तो आर्थिक बैकग्राउंड भी यदि व्यक्ति का स्ट्रांग नहीं है, शिक्षा ही नहीं मिली, नॉलेज ही नहीं ले पाया, तो कंसेंट और अनकंसेंट कहां से समझेगा? तो जो यहाँ पर व्यक्ति है जिसने रेप किया, दोषी व्यक्ति ही है, लेकिन कंडीशनिंग जो है, आइडिया जो है, वो समाज से डिराइव हो रहा है, वो सोशल कंडीशनिंग से डिराइव हो रहा है। हमेशा जो गोल में रहेगा वो सोशल कंडीशनिंग नहीं। इसके बाद ये कहते हैं कि लालच, लालच कैसे भी किसी व्यक्ति का आप समाज के ऊपर थोप सकते हैं। लालच किसी व्यक्ति को समाज में नहीं सिखाया। देखिए हम समझना होगा कि लालच की जो साइकी है वो मनुष्य के मनोविज्ञान को दर्शा रही है। मनोविज्ञान में उसके है कि मुझे लालच है। संतोषी व्यक्ति भी होते हैं लेकिन लालची व्यक्ति भी होते हैं। तो जो संतोषी व्यक्तियों की साइकी स्ट्रांग है, जो लालची व्यक्तियों की साइकी कमजोर है, वो पैसे का संचय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का पूरा खेल वहां से आ रहा है। कोई भी व्यक्ति यूं ही पैसे का संचय नहीं करना चाह रहा है, हमेशा उसके मनोविज्ञान में, उसके मस्तिष्क में ये बात केंद्रित है कि मुझे संचय करना है। इसके बाद बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम के अंदर कोई भी व्यक्ति सीख नहीं लेता है और हमेशा अच्छा व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठा सीखा, लेकिन उसके नाम ये देखते हैं कि सोशल। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा जामतारा का। जामतारा के उदाहरण में ये देखते हैं कि व्यक्तियों ने साइबर क्राइम करना क्यों शुरू किया, क्योंकि उनकी सोशल क्रेडिट वो हमेशा से हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रहे। हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रहे। जब वो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रहे थे तो वो चाहा कि हमारी लाइफस्टाइल को हम बेहतर करें। लाइफस्टाइल को बेहतर करने में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद उन्होंने सीखा और उसके बाद स्विचिंग। सारे लोगों ने तो नहीं कर लिया, लोगों ने जो नौकरी करना भी चुना, बड़े शहरों में चले गए नौकरी। तो हमेशा यहाँ पर हम देखेंगे कि आइडिया है, जो कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसका आइडिया समाज से डिराइव हो रहा है, उसका आइडिया उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिराइव हो रहा है, उसका आइडिया उसके मनोविज्ञान से डिराइव हो रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि किस प्रकार यदि हमको आइडिया को आइडेंटिफाई करना है तो वो भी कैसे पॉसिबल है, और आइडिया को खत्म करना है, उस परिस्थिति को समाप्त करना है तो वो भी कथन क से संभव है, ना कि कथन क से। इसी के साथ मैं वाणी को नाम देना चाहूंगा। बहुत